हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि न्यूक्लियस। हाँ जी, न्यूक्लियस जिसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में जानकारियां जुटाना। यहां लिख देता हूं मैं न्यूक्लियस। सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लियस है क्या वास्तव में? न्यूक्लियस इज ए डेंस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। डेंस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है, ठीक है, which contain genetic informations, ठीक है, for controlling cellular activities, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है? एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं और न्यूक्लियस क्या करता है? इन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस की हेल्प से, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास है इसकी हेल्प से ये सेल के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी को, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन को, हर तरह के प्रोटीन, किस तरह का प्रोटीन कहां कब प्रोड्यूस किया जाना है, कितने अमाउंट में किया जाना है, इन सब को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। प्लस न्यूक्लियस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन of characters from parents to their offsprings, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के अलावा जो न्यूक्लियस है वो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को उनके ऑफस्प्रिंग्स यानी कि उनके बच्चों तक ट्रांसमिट भी करता है। कैसे? अगेन क्योंकि उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, ये सिर्फ सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगी बल्कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास, किसी सेल के पास किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है और उनको ट्रांसमिट करने में भी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस आल्सो ट्रांसमिट द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के बारे में कि इसकी डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले इसके बारे में ये जान लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया, फिर इसकी स्ट्रक्चर, लोकेशन वगैरह के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस was discovered by a scientist named Robert Brown. न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? इन 1831, 1831 में, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को स्टडी किया और किसमें? इन ऑर्किड रूट सेल्स, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम 1831 में ऑर्किड नाम के एक प्लांट की रूट के सेल के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी
किया था। ठीक है, अब आते हैं इसकी शेप पर कि न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है। न्यूक्लियस इज जनरली राउंडेड इन शेप, जनरली राउंडेड इन शेप, ये राउंडेड होता है शेप में, गोल होता है जनरली। ठीक है, बट ओवल भी पाया जा सकता है, लोब्ड भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओवल का केस हम लोग बोल देते हैं, जैसे स्मूथ मसल है, इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल के जो सेल्स हैं उसमें ओवल शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग बोल देते हैं ओवल मिलता है आपको कॉलमनार एपिथेलियम के सेल्स में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में एक टाइप आता है कॉलमनार, कॉलम की तरह के, पिलर की तरह के सेल्स होते हैं, तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड या ओवल शेप्ड होता है। जबकि लोब्ड, लोब्ड का मतलब कई सारे लोब्स बने हो इस तरीके से, मान लेते हैं ये सेल है तो इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें लोब्स अगर बने हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लोब्ड कंडीशन, और ये पाया जाता है पार्टिकुलरली व्हाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये शेप होती है, जनरली ये राउंडेड होता है, लेकिन ओवल भी मिलता है, लोब्ड भी देखा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी शेप की। ठीक है, अब इसकी लोकेशन की बात करें अगर हम, कि जो न्यूक्लियस है वो सेल में लोकेटेड कहां होता है, जनरली लोकेटेड इन, जनरली सेंट्रल इन पोजीशन। ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर हम देखें तो इसकी जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ द सेल होती है, सेल के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। बट जब आप बात करेंगे प्लांट सेल्स की, प्लांट सेल्स के अंदर, बट इन प्लांट सेल्स it is present near the cell membrane। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल में नहीं है, प्लांट सेल में ये टुवर्ड द साइड ऑफ मेम्ब्रेन डिस्प्लेस कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर दूसरा एक बड़ा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल, द न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब सेल का जो किनारा है, यानी कि टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड द पेरिफेरी डिस्प्लेस कर दिया जाता है, इसलिए इसको पेरिफेरल इन पोजीशन या पेरिफेरल पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नंबर पर। नंबर जनरली या मोस्ट ऑफ द सेल्स, मोस्ट ऑफ सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है वो सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि उस सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, बट ऐसे भी सेल्स प्रेजेंट हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। बाइन्यूक्लिएट आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम में। ठीक है, पैरामीशियम नाम से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब कई सारे, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो से भी ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। जैसा कि फंजाई में
देखने को मिलता है, या इवन हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कि ऐसे मसल सेल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, उनमें भी देखने को मिलता है स्केलेटल मसल्स के अंदर। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएट भी मिलता है, बाई न्यूक्लिएट भी मिलता है, लेकिन जनरली नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितने होते हैं? सिंगल। मोस्ट ऑफ द सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और चीज आपको बताते हैं, कुछ सेल्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे सराउंडिंग में, इवन हमारी बॉडी में भी, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपको मैं देता हूं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल को कौन कंट्रोल करता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस की जगह एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा, ये तो बात थी प्रोकैरियोटिक सेल्स की, इसके अलावा अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स, ठीक है, एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स इन प्लांट्स, ये दो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हमारी बॉडी में जो आरबीसी प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इवन दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं उसमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स नाम से छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम है उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फंजाई है या स्केलेटल मसल्स हैं उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। और कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं, जैसे हमने लिखा यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता। रेड ब्लड सेल्स में जो कि मैमल्स की, ठीक है, मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को मिल्क पर फीड करते हैं, ठीक है, दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो मैमल्स की आरबीसी में और प्लांट्स के सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये नंबर की बात है। ठीक है, इसके अलावा जब आप स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस की बात करें, हमने पोजीशन देख ली, ठीक है, भाई वो सेल में किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, हमने शेप की बात कर ली, नंबर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस की। तो यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन कवर्ड स्ट्रक्चर। इट इज स्ट्रक्चर कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब आप न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको जो चीज दिखाई देती है वो ये कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो आउटर कवरिंग है, दैट इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है उसमें।
ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं एक तरफ, फिर एक एक करके इसके इंटरनल पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने ये दिखा दिया न्यूक्लियस, ठीक है, क्या दिखा दिया? न्यूक्लियस। ऐसे करके दो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो हम लोगों ने इसमें शो करने हैं, टू मेम्ब्रेन्स, यानी कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हम लोगों को यहां पर दिखाना है। ये हम लोगों ने आउटर बाउंड्री इसकी फॉर्म कर दी है। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों को क्या शो करना है, ऐसे डॉटेड पार्ट सा दिखा देते हैं जो कि पूरे के अंदर फैला हुआ, ठीक है। पूरे को ऐसे फिल कर देना है डॉट से। बड़ा इजी है इसका डायग्राम बनाना, इतना कोई टिपिकल डायग्राम नहीं है और इंपॉर्टेंट भी है। कई बार टीचर पूछ लेते हैं बनाइए जी न्यूक्लियस का डायग्राम, ठीक है। ये हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोगों को दिखाना है ऐसे थ्रेड सा, पूरे के अंदर फैला हुआ दिखाना है, ऐसे पूरा नेटवर्क सा दिखा देना इसमें, थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर पूरे के अंदर फैली हुई दिखा देनी है, ठीक है। तीसरा पार्ट बन गया इसका। और फिर किसी एक पार्टिकुलर एरिया को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, थोड़ा सा डेंसर को दिखाएंगे। जैसे यहां पर ये एरिया हमने डेंसर कर दिया, ठीक है। तो हमने इस पूरे डायग्राम में 4 स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर दिखाए हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप। एक एक करके हम बात भी करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा जो डेंसर राउंडेड पार्ट दिखाया है न्यूक्लियोलस, और चौथा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अंदर पूरा बिखरा हुआ दिखाया है दैट इज न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ठीक है। मैं यहां पर इसको अलग से लिख करके दिखाता हूं। ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर एनवेलप में एक आउटर मेम्ब्रेन दिखा रखी है और दूसरी अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ठीक है। इसीलिए हमने इसको बोला डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पार्ट हमने जो यहां लिखा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो डॉटेड पार्ट हमने अंदर दिखाया था, ठीक है, ये जो डॉटेड पार्ट हमने अंदर दिखाया है ये बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमने अंदर दिखाया है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन,
क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर क्रोमेटिन। और ये जो पार्ट हमने यहां पर ये जो पार्ट दिखाया है, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। तो ये 4 स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन चारों चीजों से मिलकर के एक न्यूक्लियस जो है वो बनता है। अब हम इन चारों को एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है? तो मैं यहां पर लिखे रहने देता हूं क्या? न्यूक्लियर एनवेलप। इसको भी थोड़ा सा एक बार वर्क कर देते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप इज एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग which separate nucleus from cytoplasm। ठीक है? अब चूंकि हमने ये न्यूक्लियस दिखाया है, यानी कि इससे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये जो मेम्ब्रेन है यहां पर, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इस न्यूक्लियस को जो बाउंड करता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रहा है बाकी के कंटेंट को, यानी कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग थलग रखता है, ठीक है? समझ में आई बातें? ठीक है। और ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। हमने यहां पर लिखा भी, एक इनर है, दूसरी आउटर है। तो 2 मेम्ब्रेन्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो अटैच्ड होती है, इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक और सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एज वेल एज बेयर राइबोसोम्स, ठीक है? जो आउटर मेम्ब्रेन होगी न्यूक्लियस की, एक तो वो अटैच्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, दूसरा उसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं। तो कई बुक्स में आपको इस तरीके से इसकी आउटर सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखाए गए होते हैं। ये जो छोटे डॉट्स हैं ये वास्तव में क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है? ये क्या है? राइबोसोम्स। ये जो छोटे डॉट्स दिखाए गए हैं ये राइबोसोम्स बोले जाते हैं, ठीक है? जबकि इनर जो लेयर है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता और ना ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है, ठीक है? दूसरी बात, यहां पर जो न्यूक्लियर एनवेलप है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट आल्सो बियर पोर्स, ठीक है? तो न्यूक्लियर एनवेलप बेयर also bear pores which helps in exchange of material, ठीक है? ये देखिए यहां पर जो एनवेलप है उसके बीच बीच में आपको यहां जैसे ये है या ये है, यहां ये है, ठीक है? इस तरह से पोर्स दिखा रखे हैं, ठीक है? तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स की हेल्प से जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से मटेरियल का एक्सचेंज कर सकता है, साइटोप्लाज्म से कुछ सब्सटेंसेस ले सकता है या अपने अंदर से साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंसेस रिलीज कर सकता है, ठीक है? तो ये है न्यूक्लियर एनवेलप। फर्स्ट पार्ट 2 मेम्ब्रेन से बना होता है और वो जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 मेम्ब्रेन्स में से आउटर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होती है, साथ ही साथ राइबोसोम्स भी उस पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, तो दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है न्यूक्लियस का? आफ्टर न्यूक्लियर एनवेलप सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अंदर की तरफ ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स था, इट इज अ डेंस फ्लूइड मैट्रिक्स similar to cytoplasm but have slightly different chemical composition। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर की तरफ का जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वो एक डेंस लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर से फिल्ड होता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की ही तरह का होता है। ठीक है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट केमिकल्स को, तो वहां पर स्लाइट डिफरेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए है। ठीक है, इसके अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि अंदर का जो सारा स्ट्रक्चर है, जैसे न्यूक्लियर क्रोमैटिन है वो भी इसी के अंदर डिस्पर्स्ड होता है, न्यूक्लियोलस है वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही सस्पेंडेड होता है, डिस्पर्स्ड है ये दोनों चीजें भी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो है वो क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। थर्ड पार्ट इज एक्चुअली द राउंडेड बॉडी, जो हमने यहां पर दिखा रखी है, ये है थर्ड पार्ट। इसको हम यहां लिख देते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, थर्ड पार्ट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस क्या है? डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ RNA and proteins। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस है वो वास्तव में एक डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, राउंडेड शेप का एक डेंसर स्ट्रक्चर है, जो किससे मिलकर के बना है? दो चीजों से, एक आरएनए से, दूसरा प्रोटीन से। और गौर करने वाली बात यह है कि इट लैक एनी मेम्ब्रेन, इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज not covered by membrane। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है? एक डेंस स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, बट द न्यूक्लियोलस लैक मेम्ब्रेन ऑन इट, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो क्या है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन शो करवाता है। राइबोसोम की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ न्यूक्लियोलस में, यानी कि इस एरिया में होती है। ठीक है, तो एक फंक्शन हो गया इसका ये न्यूक्लियोलस का, कि वो राइबोसोम की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोम्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। छोटे छोटे न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स या ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं सेल में, और खुद राइबोसोम की सिंथेसिस कौन करवा रहा है? न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट क्या? चौथा और आखिरी पार्ट क्या था? तीन पार्ट हम लोगों ने कर लिए, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म
ठीक है, न्यूक्लियोलस, तो चौथा पार्ट बच गया। फोर्थ पार्ट इज न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो ये यहां पर आपको थ्रेड की तरह पूरा नेटवर्क जो बिखरा पड़ा है इसमें, ठीक है, जो नेटवर्क सा धागा सा बिखरा पड़ा है इसके अंदर, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन। इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर found suspended in न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंडेड या बिखरा पड़ा होता है, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ, दूसरा पॉइंट इसमें लिखें अगर हम, इट इज मेड अप ऑफ two components, DNA and proteins, ठीक है। जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है ये दो चीजों से, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियर क्रोमेटिन बोल रहे हैं, ये दो चीजों से मिलकर के बना है। एक डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियर क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्पेसिफिक डाई से इसको विजुअलाइज किया जा सकता है, यानी कि अगर हमें इसको देखना हो माइक्रोस्कोप में तो हमें इसको स्पेशल कलर से, जिसको हम डाई भी बोल देते हैं, उससे स्टेन करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक चीज और इसके बारे में, it condense to form thick rod-like structures at the time of cell division, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन कंडेंस करता है यानी कि इकट्ठा होता है, ठीक है। सिंपल से अगर लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो ये जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो अभी बिखरा पड़ा है, जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है तब ये जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम्स। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमने वही करना, क्रोमोसोम्स। तो यहां पर इसको रब कर देते हैं, ठीक है, और फिर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये कंडेंस जब करेगा तो ये चेंज हो जाएगा इस तरह के स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है? क्रोमोसोम है। और हर क्रोमोसोम जो है वो किससे बना होता है? ये देखिए, ये जो दो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दो रोड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम नाम देते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। अ पेयर ऑफ रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड अटैच्ड विद ईच अदर। ये जो क्रोमेटिड हैं दे आर अटैच्ड, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है एट द टाइम ऑफ डिवीजन, ये जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन था, ये जब कंडेंस होगा तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं क्या? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है वो
एक पेयर क्रोमेटिड, यानी कि ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है इससे बने होते हैं एक पेयर रोड लाइक स्ट्रक्चर जो कि अटैच्ड हैं टू ईच अदर एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है क्या, क्रोमोसोम का। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना है, वैसे ही जो क्रोमोसोम है इट इज आल्सो सेम, क्योंकि ये बना ही जब क्रोमेटिन से है तो ये भी किससे बना हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम भी। ठीक है, तो चूंकि जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है ये क्रोमोसोम को बनाएगा, जो कि वास्तव में दोनों ही स्ट्रक्चर किससे बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीएनए इज एक्चुअली द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जिसको हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए इज एक्चुअली द मॉलिक्यूल व्हिच हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कौन सा कैरेक्टर कैसा होगा, कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना शो होगा, कैसे शो होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है, वो सब डिसाइड करता है डीएनए। ठीक है, तो पार्टिकुलर, अब जैसे डीएनए पर बात आ गई, इसकी हम लिख देते हैं यहां पर फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, हैज जेनेटिक information which will decide characters of an organism and also control their body activities, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो डीएनए जो कि किसमें प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है डीएनए, और ये जो डीएनए है ये है क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को डिसाइड करेगा, और साथ ही साथ उसकी बॉडी एक्टिविटीज को, उसके सेल्स की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करेगा। अब बात आ जाती है जीन की। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, कई बार बोल दिया जाता है जीन। ठीक है, कि सर कैरेक्टर जो है वो तो जीन से डिसाइड किए जाते हैं। तो जीन क्या है, जीन इज एक्चुअली द फंक्शनल सेगमेंट of DNA which control or which is responsible for a specific character। ठीक है, जीन क्या होता है, जीन होता है डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जो ऑर्गेनिज्म के किसी एक स्पेशल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेराई करता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन ह्यूमंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 46। क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46 क्रोमोसोम्स आर देयर। हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन आवर ईच सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, और हमारे अंदर
जीन्स का जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ जीन बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 25,000 जीन, मोर देन 25,000 जीन्स, 25,000 जीन से भी ज्यादा जीन्स जो है वो हमारे सेल में प्रेजेंट है। अब आप खुद देख सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सिर्फ 46, जबकि नंबर ऑफ जीन है 25,000। इसका मतलब हर क्रोमोसोम पर कई सारे जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर बात खत्म होती है क्रोमोसोम की, डीएनए की और साथ ही साथ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यूक्लियस के अंदर हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़े। आउटर मोस्ट पार्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था। उसके बाद अंदर जो फिल्ड सब्सटेंस था उसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म का। उसके अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन से कवर नहीं था, आरएनए और प्रोटीन से बना था, उसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियोलस। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो था वो था न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जिससे जो कि बना होता है डीएनए और प्रोटीन से, और जो कंडेंस करता है एट द टाइम ऑफ सेलुलर डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी, फिर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसका काम कैसे चलेगा, ठीक है, या वो कैसे काम को कंट्रोल करता है वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो न्यूक्लियस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है यहां पर वो है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। हमारी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है। अभी वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं इन सभी को, हमें सिर्फ चूज करके एक जगह पर इकट्ठे करने हैं। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया है न्यूक्लियस के फंक्शंस को। ठीक है, कहीं पर कोई फंक्शन बोला गया, कहीं पर कोई फंक्शन बोला गया। अब हमने उन सभी फंक्शंस को एक साथ लिखना है, तो मैं यहां पर पहले हेडिंग दे देता हूं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहला इट हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके पास क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, सो इट कैन ट्रांसफर दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दूसरा, इट कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। क्योंकि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो ये सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, थर्ड पार्ट या थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है जो हेल्प करता है किसमें, राइबोसोम की फॉर्मेशन में। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियोलस है वो पार्ट किसका है, न्यूक्लियस का। तो जो न्यूक्लियोलस फंक्शन कर रहा है वो भी अल्टीमेटली हम किसमें लिख सकते हैं, न्यूक्लियस में। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है थ्रू न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट it helps in cellular division. It helps in cellular division and reproduction. ये सेलुलर डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। अल्टीमेटली अगर सेल डिवाइड करेगा तो उसका जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो सेलुलर डिवीजन और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। प्लस फिफ्थ पॉइंट, इट आल्सो ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन या रिप्रोडक्शन इट आल्सो हेल्प इन या इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस होते हैं चेंजेस। ठीक है, वेरिएशन क्या होते हैं, चेंजेस, चेंज इन कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स में चेंज आ जाना।
ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है जो कि वो डिवाइड करता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ड्यूरिंग डिवीजन और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पर जो जीन्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं इन द रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें कुछ अलग तरह के कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो न्यूक्लियस की वजह से वेरिएशंस जो हैं वो भी आ सकती हैं। ठीक है, ये हैं फंक्शंस किसके, न्यूक्लियस के। ठीक है, आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलमोस्ट हर चीज हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ी। ठीक है, आसान तरीके से पढ़ी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। अपने डाउट्स और सजेशंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। ठीक है, मैं जरूर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।